com। आज मेरे चैनल पे एक और पावरफुल स्टोरी कंप्लीट केस स्टडी देने वाला हूं। 10 बिजनेस लेसन दूंगा एक 10,000 करोड़ की कंपनी से गरीब आदमी अरबपति कैसे बन सकता है। क्या वो बन सकता है? हाँ, बन सकता है। आज की स्टोरी है एपीएल अपोलो स्टील ट्यूब की। एपीएल अपोलो स्टील ट्यूब 10,000 करोड़ के नजदीक पहुंच चुका है टर्नओवर। अपनी मार्केट के अंदर भयंकर मोनोपोली, 2 मिलियन मीट्रिक टन का माल बना भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं। छोटा सा था संजय गुप्ता जो कि चेयरमैन है आज इस कंपनी के, और अपने ही ख्यालों में खोया रहता था। पिता ने कंपनी चालू करी बिहार के अंदर छोटे से गांव में, कंप्लीटली लॉस मेकिंग। लेकिन पहली स्ट्रैटेजी क्या है? करेज, कन्विक्शन एंड कॉन्फिडेंस। ये जब आदमी के अंदर स्ट्रांग होता है तो वो कुछ भी कर सकता है। शुरुआत यहीं से होगी। जब आपके पास कुछ भी नहीं है तो अंदर करेज होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कन्विक्शन होना चाहिए। मैं कुछ करके दिखाऊंगा। अचानक एक दिन फरीदाबाद में जिस प्लांट से ये 500 टन का माल लेते थे उसके साथ बैठ के छोले भटूरे खा रहे थे। छोले भटूरे खाते हुए उसको बोले 500 टन का माल लेता हूं, 5,000 का लेने का दम रखता हूं। तो बोला 5,000 टन का माल लेगा तू मुझसे? बोला लूंगा, लेकिन एक शर्त है, पैसे अभी नहीं दूंगा, रेट कम से कम दूंगा। पैसे माल बेचते बेचते दे दूंगा, अभी दे सकता हूं लेकिन बाद में दे दूंगा। और सामने वाले का चेहरा देख के पढ़ रहे थे उसको, और वो मन में सोच रहा था 5,000 टन, 5,000 टन, 5,000 टन माल बिक जाएगा। करेज, कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन। जेब में पैसे नहीं, सामने वाले को कहानी सुनाई कि 10 गुना माल ले रहा हूं तेरे से मैं, रेट कम लगा, पैसे थोड़े दिन में दे ही रहा हूं। इन्होंने उत्साह में माल ले लिया, उसके बाद जान लगा करके उसको बेच भी दिया। इमेजिन करिए एक आदमी की जेब में पैसा नहीं, 10 गुना माल सस्ते रेट पर उठा करके ले आया। ये वो व्यक्ति है जिससे 50 करोड़ की कंपनी को 10,000 करोड़ बनाया। धंधा तो उनका बढ़ने लगा, 3 लाख टन माल बनाने लग गए। बहुत होता है 3 लाख टन माल, लेकिन ये क्या इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहते थे। सोच बहुत बड़ी थी। कौन सा पॉइंट है? करेज, कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस। ये दुनिया भर में जाने लगे, जर्मनी निकल गए, कहते हैं वहां जाके प्लांट्स देख के आऊंगा, वहां क्या हो रहा है, दुनिया में नंबर 1 क्या कर रहा है, मैं उससे अच्छा कैसे कर सकता हूं। वहां जाके इन्होंने देखा कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो 20 लाख टन माल बना रहे हैं। मैं 3 लाख टन बना रहा हूं, वो 2 मिलियन टन, 20 लाख टन बना रहे हैं। ये देख करके सोचने लगे यार ये 20 लाख टन बना रहे हैं, अगर ये पॉसिबल है तो मैं भी कर लेता हूं। अगर इफ ही कैन डू आई कैन टू, ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। करेज, कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन वापस आ। ये जो अभी जब तक जेब में कुछ नहीं हो, इधर हो ना सब कुछ, बात बन सकती है। ये वापस आए इंडिया में आकर के। अपने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को उन्होंने क्या किया, अपनी टीम को बोला एक काम करो, इंडिया में अपने जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं सबको बोलो उनको समुद्री जहाज पे घुमाने लेके जाएंगे मलेशिया से सिंगापुर। ये सबको मलेशिया से सिंगापुर ले गए। ये जानते थे कि भाई माल मैं बना तो लूंगा, बेचेगा डिस्ट्रीब्यूटर। ये अगर डिस्ट्रीब्यूटर तैयार नहीं हुआ बात बनेगी नहीं। ये सिंगापुर से मलेशिया जहाज में ले गए, शाम को खाना खिलाते वक्त उनको कॉन्फ्रेंस रूम में ले गए और वहां बिठा करके अनाउंसमेंट कर दी कि आज सबको मैं चांदी का 1 नंबर शीशे के डब्बे में पैक करके दे रहा हूं। लोगों ने पूछा ये क्या है? चांदी का 1 नंबर, इतना बड़ा सा 1 नंबर और शीशे के डब्बे में पैक करके दिया। बोला ये क्या चीज है? बोला आज आप सबको बता रहा हूं मैं, आने वाले कुछ दिनों में हम 2.5 लाख 3 लाख टन से 10 लाख टन पे जाएंगे, यानी कि 1 मिलियन। 1 नंबर मतलब 1 मिलियन। मेरा मार्केट शेयर होगा 1 नंबर, मेरा डिस्ट्रीब्यूशन होगा 1 नंबर, मेरा ब्रांड ट्रस्ट होगा 1 नंबर, क्योंकि मैं 1 मिलियन टन माल बेचने वाला हूं। तैयार हो जाओ सारे के सारे। अब चांदी का था वो गिफ्ट, चांदी को कोई फेंकेगा तो है नहीं। सारे डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर ने जाकर दुकान में सजा दिया, 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर। सब रोज देख रहे, सबके खून में आ गया, 1 मिलियन माल बेचेंगे। उसके तरह से इन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग टीम को भी तैयार किया, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन को भी तैयार किया। कहानी बड़ी जबरदस्ती, करेज, कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन। आज 1 मिलियन नहीं, आज 2 मिलियन टन माल बेच रहे हैं। इस समय 20 लाख टन बेचने वाली दुनिया के टॉप 5 स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इंडिया का तो नंबर 1 है ही। दूसरी स्ट्रैटेजी अपनाई, इनोवेशन 80-20 रूल। ये सबको काम आएगा। इनोवेशन 80-20 रूल क्या है? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, ये तो स्टील के पाइप है, सबके पास है। और स्टील के पाइप होते हैं, एक जैसे होते हैं। कमोडिटी मार्केट है, कमोडिटी मार्केट में रेट मैं नहीं तय करता, बाजार तय करता है। बाजार के भाव पे सोना बिकता है, बाजार के भाव पे लोहा बिकता है, बाजार के भाव पे गेहूं बिकता है, बाजार के भाव पे चावल बिकता है। ये तो क्या कमोडिटी मार्केट है, मेरा रेट नहीं है, बाजार का रेट है। मैं ऐसा क्या करूं कि मार्केट में आगे निकलूं, इसको बोलते हैं इनोवेशन 80-20 रूल। ये क्या कहते हैं? अगर मेरे पास 10 आइटम है तो 2 आइटम यानी कि 20% ऐसी बना दो जो किसी के पास नहीं हो। उस 2 के चक्कर में कस्टमर मेरे पास आएगा, बाकी 8 भी लेके जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? देखिए पहले जो होता ना, जो स्टील पाइप हुआ करता था वो थोड़ा ना ऐसा बिल्कुल बनाना शेप में होता था, उसमें कुछ कर्व होता था, उसमें स्ट्रेटनेस नहीं होती थी। वो थोड़ा एक बो की तरह होता, तीर कमान वाला होता है ना, बो की तरह होता था। अब अगर गड्ढे के अंदर बोरिंग करना है किसान को खेती करने के लिए, गड्ढे में पाइप डालोगे, पाइप अगर टेढ़ा घुमा हुआ है अंदर जाएगा ही नहीं। लोगों को बड़ी दिक्कत आती थी। ये इनोवेशन लेकर के आए। इन्होंने क्या किया, मैंने बताया ना आपको, इंटरनेशनल एक्सपोजर है जी, करेज, कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस। ये जापान गए, वहां से जापानीज रोलिंग मिल लेकर के आए,
जिससे पाइप को उन्होंने स्ट्रेट बना दिया। फिनिशिंग उसकी बहुत जबरदस्त, एजेस उसके अंदर है ही नहीं, निशान उसमें आते नहीं, रेडीमेड बिल्कुल क्लीन, स्मूथनेस बड़ी जबरदस्त, आपको धोने साफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। कस्टमर का दिमाग हिल गया, बोलो सीधी पाइप बना दिया, क्यों? जापानीज रोलिंग मिल लेकर के आए। उससे क्या हुआ, इनका धंधा बढ़ा 3 गुना, उसी मशीन से 3 गुना तेल बना रहे हैं और 3 गुना ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो गया। कस्टमर रिपीट आने लगा। क्यों? हर चीज में बार बार सोचे इनोवेशन कैसे लाऊं, इनोवेशन कैसे लाऊं, इनोवेशन कैसे लाऊं। और तीसरी स्ट्रैटेजी बना दी कि इनोवेटिव प्रोडक्ट से नई मार्केट क्रिएट करूंगा, जिसको बोलते हैं मार्केट क्रिएशन स्ट्रैटेजी। देखिए, आज तक स्टील पाइप क्यों यूज होता था? केवल वाटर फ्लो के लिए, पानी फ्लो कराने के लिए स्टील पाइप का इस्तेमाल होता था। उसके लिए तो पीवीसी पाइप भी होता था, लेकिन उन्होंने पीवीसी पाइप पे कस्टमर को शिफ्ट ही नहीं होने दिया। इन्होंने क्या किया, बोला खाली पानी के लिए स्टील पाइप बनाऊंगा, बात बनेगी नहीं, उसकी मार्केट साइज छोटी है, नई मार्केट क्रिएट करता हूं। स्टील से गोल स्टील पाइप क्यों बनाऊं? मैं उसको स्क्वायर बना सकता हूं, मैं उसको रेक्टेंगल बना सकता हूं, मैं उसको नया शेप दे सकता हूं। और जब से उसको नया शेप देना शुरू हुआ, वही पाइप अब और चीजों के लिए इस्तेमाल होने लग गया। वही सीढ़ियां बनाने के लिए बनना शुरू हुआ, ग्रिल के लिए लगना शुरू हुआ, डोर फ्रेम में चालू हुआ, फेंसिंग में चालू हुआ, बालकनी में लोगों ने स्टील पाइप लगाने शुरू कर दिए। जो गाय का बनता था ना तबेला, उसको भी अगर स्ट्रक्चर देना पड़ता था, स्ट्रक्चर के लिए शुरू हो गया। काउ शेड के लिए, कार शेड के लिए, बिल्डिंग स्ट्रक्चर के लिए, फैक्ट्री के लिए। इसी में फिर आगे चलते चलते मॉल्स में, एयरपोर्ट में, गैस की पाइपलाइन में, इरिगेशन सिस्टम में, कोई सोलर प्लांट लगना, कोई विंड मिल लगना, हर चीज में लगाना शुरू कर दिया। अभी तक बेसिकली ये वाटर फ्लो के लिए इस्तेमाल कर रहे थे और अब स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए बना दिया। अब क्या कोई बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाना, स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए आप मेरा मान लो, वो क्या हो गया, नया मार्केट क्रिएट किया। चौथी स्ट्रैटेजी में सोचे अब धंधा और बड़ा कैसे करूं, तो चौथे में सीधा कस्टमर के पास पहुंच गए, कंज्यूमर एडवांटेज, कि मेरे डायरेक्ट कंज्यूमर से कैसे जुड़ूं, डायरेक्ट कंज्यूमर की लाइफ को इंपैक्ट कैसे करूं। कस्टमर को अगर लकड़ी की चौखट बनानी होती थी, ये लकड़ी की चौखट के जैसी एग्जैक्ट चौखट अगर मैं बना दूं, तो स्टील की चौखट लकड़ी की चौखट से 1/3 सस्ती पड़ती है और 10 गुना ज़्यादा लंबी चलती है। मेरी बात समझ रहे हैं आप बात को, कि जो चौखट 6,000 रुपए की पड़ती थी लकड़ी की, वो स्टील की पड़ने लगी 2,000 रुपए की। अब लकड़ी कटेगी भी नहीं और ज़्यादा पावरफुल भी हो गई, उसकी लाइफ भी ज़्यादा लंबी हो गई। और जो स्टील होता है ना, उसकी रिसाइकलेबल वैल्यू होती है। यानी कि अगर आपने स्टील लगाया अपने घर के अंदर आज 1 लाख रुपए का, और 20 साल के बाद आप बेचोगे तो हो सकता है 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए का बिक जाए। क्यों? मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि लोहे का तो भाव बढ़ना है, लोहे का तो रेट बढ़ना है। लकड़ी में तो आग लग जाती है, लकड़ी में टर्माइट दीमक लग जाती है, लकड़ी इको फ्रेंडली है ही नहीं, लकड़ी के चक्कर में पेड़ कटेगा, लकड़ी और लकड़ी की रीसेल वैल्यू है नहीं, लकड़ी तो बाद में जलाने के काम आएगी। लेकिन अगर स्टील का बना दिया, उसमें ना आग लगेगी, ना दीमक लगेगी और ना पेड़ कटेगा, और उसकी रीसेल वैल्यू भी अच्छी है। तो स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट से कंज्यूमर प्रोडक्ट पे आ गए। पहाड़ों पे जब ये एक दफा घूमने गए ना, हिमाचल प्रदेश में, वहां देखा, वहां पर जो घर होते थे, ऐसा घर रहते थे कि भाई बर्फ गिरनी है ऊपर, तो उसके अंदर वो जो शेड रहती थी, उसके अंदर लकड़ी का ऊपर रूफिंग होती थी। इसको बोलते हैं फॉल्स सीलिंग। और फॉल्स सीलिंग लकड़ी की होती थी, उसमें थोड़ा बहुत पानी आता था, लकड़ी बाद में फूल जाती थी। 3-4 साल में लकड़ी बदलनी पड़ती है, गरीब आदमी बदल नहीं सकता, अंदर से पानी चोता था। इन्होंने क्या सोचा, भाई ऐसा करें, इसको भी अगर हम स्टील का कर दें किसी तरीके से, तो ये जो 3 साल में बदलना पड़ता है, ये 30 साल तक नहीं बदलना पड़ेगा, रिसाइक्लेबल वैल्यू भी ज्यादा है। फिर इसके बाद इन्होंने पार्टीशन वॉल को, बेंचेस को, स्टेयरकेस को, अपोलो के प्लैंक, अपोलो की चौखट, अपोलो का सिग्नेचर। अब क्या है जी, कमोडिटी से ब्रांड में घुस गए। पैसा तो ज्यादा मिल नहीं था, अब ये कंपनी अच्छी चल रही थी, खर्चे भी तो घटाने हैं, क्योंकि जी स्टील में तो मार्जिन कम ही होता है। अब खर्चे कैसे घटाऊंगा? तो 5वीं स्ट्रैटेजी, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। जो भी बिजनेस का प्रोसेस है, जिस स्टेप के बाद अगला स्टेप आता है, स्टेप के बाद अगला स्टेप आता है, इन सारे स्टेप्स में अगर कुछ स्टेप घटा दूं तो उस स्टेप की कॉस्ट कम हो जाएगी। तो बिजनेस प्रोसेस को उन्होंने री इंजीनियर किया। पहले जो स्टील की शीट हुआ करती थी, स्टील की शीट पे जब जिंक ऐड करना ताकि उसको जंग ना लगे, तो जिंक ऐड करने के लिए वो टोटल 4 स्टेप होते थे। कुछ ऐसा सोचते थे कि इनके स्टेप को छोटा कर दूं, 4 स्टेप को 3 स्टेप कर दूं, मेरी कॉस्ट 10% कम हो जाएगी। असेंबली लाइन पे ही स्प्रे करने का सिस्टम डाल दिया। असेंबली लाइन पे ही प्रोडक्ट के ऊपर ऐसा स्प्रे कर दूं कि वहीं जिंक लग जाए। उससे क्या होगा जी, फिर से स्टेप कम हुआ, स्टेप कम हुआ तो मेरी कॉस्ट कम हुई, बहुत तेजी से चला, उससे स्पीड भी आ गई, तो टाइम, एनर्जी, मनी तीनों बच गया। अब क्या है जी, प्राइस, कॉस्टिंग को कम करना है ना, तभी तो मार्जिन आएगा। अच्छा, थोड़ा गियर शिफ्ट करूं, बीच में आपको फिर से याद दिला देता हूं, ये सारे पॉइंट बड़े पावरफुल हैं। अब जो बता रहा हूं उसको बोलते हैं कंज्यूमर रेलेवेंस। कंज्यूमर रेलेवेंस पे पूरी दुनिया चल रही है कि सबसे रेलेवेंट चीज कस्टमर के लिए क्या है। यहां पे इन्होंने क्या किया, अपनी 6ठी स्ट्रैटेजी है कस्टमाइज्ड फिट वर्सेस फोर्स्ड फिट। 2 प्रकार के साइजेस थे, कस्टमाइज्ड साइजेस वर्सेस फोर्स्ड साइजेस। वो जो रेक्टेंगल और स्क्वायर पाइप बनते थे ना, वो सारे पाइप में पाइप एक जैसे ही बनते थे,
और किसी में दम नहीं था फैक्ट्री के अंदर कि हर कस्टमर के हिसाब से कस्टमाइज तरीके से बना दे। ये नई टेक्नोलॉजी लेके आया, इसको बोलते हैं डायरेक्ट फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी। बोले जो कस्टमर को चाहिए मैं वही कैसे बना के दूं, ये सोचो, ये सोचो। उसको चाहिए अगर 99 इंच का तो 99 इंच दूं, 100 इंच नहीं दूं मैं उसको, क्योंकि 1 इंच फालतू देने के कारण उसका टाइम भी लगता है, उसकी लेबर भी लगती है, उसके बाद उसको कटिंग भी करनी पड़ती है, उसका वेस्टेज भी हो जाता है। जैसे ना एशियन पेंट्स एक बारी एक ऐड लेके आया था, मेरे वाला पिंक, मेरे वाला पिंक। क्या था उन दिनों ना, वो एक गोली होती थी, पिगमेंट होता था कलर का। दुकानदार कोई ड्रम दे दिया जी, और उसी के अंदर वहीं पे पिगमेंट ऐड कर दिया, तो पिंक चेंज हो गया थोड़ा। नहीं यार ये पिंक मेरे वाला नहीं है, अच्छा थोड़ा और ऐड कर देता हूं, अब आपके वाला अभी होने वाला है, अभी पूरा नहीं, अच्छा थोड़ा और ऐड कर देता हूं आपके वाला, हाँ ये मेरे वाला पिंक है। इसका मतलब क्या हुआ, कस्टमर के लिए जो मोस्ट रेलिवेंट चीज है वो कैसे दी जाए। अगर कस्टमर को 90 इंच चाहिए तो आप 100 इंच का माल क्यों दे रहे हो उसको। अगर कस्टमर को 95 किलो चाहिए तो आप 100 किलो का माल क्यों दे रहे हो उसको। तो कैसे इतनी कस्टमाइजेशन कर दूं। लेकिन फैक्ट्री बड़ी है, बड़ी फैक्ट्री के अंदर बार बार मशीन की सेटिंग चेंज करें, 10 घंटा लग जाता है एडजस्ट करने के लिए कि वो ट्यूब के हिसाब से नए डायमेंशन के हिसाब से पूरी मशीन को एडजस्ट करने में। लेकिन डायरेक्ट फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी लाते ही वो जो 10 घंटा लगता था वो 30 मिनट में एडजस्टमेंट हो जाता है। तो अब जो जैसे अब शर्ट होती है 36 साइज की, 38 साइज की, 40 साइज की, 42 साइज की, 44 साइज की, पर अगर आपका साइज 41 है तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी शर्ट ढूंढने में। 42 पहनो थोड़ी लूज हो जाती है, 40 पहनो थोड़ा पेट बाहर आ जाता है, आदमी परेशान हो जाता है। इसको बोलते हैं कि मैं कंज्यूमर रेलेवेंस पे काम करूं, और रेलेवेंस पे काम करने के कारण बिल्कुल एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट पूरी करनी शुरू कर दी। ये था असली ब्लू ओशन। इस ब्लू ओशन के अंदर सर्विस का टाइम रिड्यूस हुआ, कस्टमर का विश्वास बढ़ गया, कस्टमर को कम खर्चे के अंदर ज्यादा रेलेवेंट चीज मिली, उसका टाइम बचा बहुत। अब था जी 7वीं स्ट्रैटेजी, डिस्ट्रीब्यूशन इज रियल प्रमोशन, प्रमोशन इज नॉट प्रमोशन। ये बड़ी कमाल की चीज है। क्या कहते हैं, अगर आपको अपना प्रमोशन करना है तो एडवर्टीजमेंट पे पैसा मत लगाओ, पहले डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे लगाओ, अपनी जड़ों को मजबूत रखो, नीचे से पूरे गहरे देश के अंदर फैल जाओ। एक जमाना हुआ करता था, जरा बात ध्यान से सुनिएगा, केवल 15-20 बड़े डिस्ट्रीब्यूटर होते थे इंडिया में, जो भी स्टील पाइप बेचेंगे केवल 15-20 होते थे पूरे भारत के अंदर। अब उनकी दादागिरी थी, पूरा भारत उन 15-20 के पास था, अपनी टर्म्स पे काम करते थे, उधार माल उठाते थे कंपनी से, पैसा बाद में देते थे, मार्जिन भी ज्यादा मांगते थे। दादागिरी थी ना इनकी। इन्होंने उनसे रिश्ता बनाए रखा, उनको हाथ जोड़ के प्रेम करते थे, उनसे झगड़ा नहीं किया। शुरू में पैरेलल स्ट्रैटेजी बनाई। जो छोटे शहर है, डिस्ट्रीब्यूटर बड़े शहर में बैठा है, जो छोटे शहर है टियर 2 टियर 3 नीचे तक चले गए, वहां जाके इन्होंने अपने डिपो बनाए, अपने वेयर हाउस बनाए। कंपनी से माल सीधा वेयर हाउस में पहुंचाते हैं और आसपास छोटे माइक्रो डिस्ट्रीब्यूटर बना दिए। तो हुआ क्या, 15 डिस्ट्रीब्यूटर की जगह उन्होंने 650 डिस्ट्रीब्यूटर बना दिए। अब वो 15 पे डिपेंडेंस खत्म हो गई, अपने खुद के 650 हो गए, यानी कि देश की जड़ों के अंदर गहराई तक चले गए। फिर उन 15 डिस्ट्रीब्यूटर को माल देना बंद कर दिया, उन पे डिपेंडेंस खत्म हो गई। तो क्या हुआ, एक लेयर कम हुई। वो जो मोटी लेयर थी ना, वो अपना मार्जिन लेता था, जो बड़ा वाला लाला डिस्ट्रीब्यूटर था उसका मार्जिन अब इन्होंने खत्म कर दिया। तो उससे क्या हुआ, इनकी कॉस्ट कम हुई। और दूसरा जो फ्रेट कॉस्ट थी इनकी, क्योंकि अब इनका डिपो है वहां पे, और लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन्होंने 10 कर दिए पूरे देश के अंदर। अब इनकी प्रेजेंस ज्यादा है, 10 जगह से जब माल जा रहा है तो पास के डिपो पे पहुंच जाता था। उससे इनकी फ्रेट कॉस्ट 2000 रुपए टन से 1000 रुपए टन हो गई। अब डिस्ट्रीब्यूटर जब बढ़ेंगे तो रिटेलर भी बढ़ेंगे, तो 20,000 रिटेलर हो गए, और साथ साथ एक्सपोर्ट चालू किया। 20 कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर का विशेष ध्यान रखते हैं, जो भी इनकी मदद करता है उनको दुनिया भर में क्रूज में घुमाए लेके जाते हैं, एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव उनको हॉलीडे देते हैं। और जब क्रूज में घुमाए लेके जाएंगे तो कोई जैनी होगा, कोई बनिया होगा, कोई मारवाड़ी होगा, वो वेजिटेरियन होगा, तो थाई कंट्री के अंदर, मलेशियन कंट्री के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर उनको किसी को समोसा चाहिए, किसी को ढोकला चाहिए, किसी को खाकरा पापड़ा, सब कुछ जिसको जैसा खाना चाहिए उसको वैसा खाना मिलेगा। क्यों, किचन ऑन व्हील्स। ये साथ में हवाई जहाज के अंदर, क्रूज के अंदर अपने किचन एस्टैब्लिश कर। डिस्ट्रीब्यूटर इतना खुश होता था, है जी क्या बात कर रहे हो, है हम लोग तो जैनी है, हमारा भी खाना मिलेगा बिना प्याज लहसुन का खाना। वो बड़े खुश होकर इनके साथ खाते थे। वो कहते हैं यार अलग ही आदमी है, डिस्ट्रीब्यूटर का इतना ध्यान रखते हैं। इसके कारण इनका एक्सपेंशन तो हुआ, लेकिन अब क्या है, अब इन्होंने देखा पूरे देश में मैं फैल चुका हूं, पूरी दुनिया में मैं फैल चुका हूं, अब मैं करूंगा एडवर्टीजमेंट। आज तक नहीं किया था एडवर्टीजमेंट, आज तक चुप थे, बिना एडवर्टीजमेंट के जा रहे थे, बिना एडवर्टीजमेंट के फैल रहे थे। डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर 20,000 बना लिया, लेकिन चुपचाप थे। ऐड टीवी पे आते ही तो किसी को मालूम ही नहीं था। इसकी थी ये इनकी 8वीं स्ट्रैटेजी, जिसको बोलते हैं कैपेबिलिटी ऑफ लीड कंजम्पशन बिफोर लीड जनरेशन। यानी कि क्या मतलब हुआ, पहले लीड मत जनरेट करो, एडवर्टीजमेंट मत करो, क्योंकि अगर लीड जनरेट कर दी एडवर्टीजमेंट करने से, लोगों ने बोला मेरे को APL अपोलो स्टील ट्यूब दो, लेकिन अगर आप वहां पे है ही नहीं,
अगर आप वो लीड कंज्यूम ही नहीं कर सकते उस शहर में, फॉर एग्जांपल बिहार के छपरा में अगर इनका रिटेलर नहीं बैठा और उसको एपीएल अपोलो कस्टमर को समझ में आ जाए तो वो लेने जाएगा, लेकिन लेके किसका जाएगा? टाटा का ले आएगा, जिंदल का ले आएगा, सूर्या का ले आएगा, प्रकाश का। तो वो फिर जो है ना, इन्होंने कहा तब तक ऐड नहीं करूंगा टीवी पे। मेरी बात को समझना, थोड़े काम की बात है, ये फ्री में मिल रही है आपको, जबरदस्त केस स्टडी है ये। तब तक एडवर्टीजमेंट मत करो जब तक हर एड की लीड को आप कंज्यूम करने लायक नहीं बन जाते। इन्होंने तब तक टीवी पे नहीं आए जब तक इनको लगा कि अब मेरी एड को मैं पूरे देश में कंज्यूम कर सकता हूं, पूरे देश में मेरे 20,000 रिटेलर हैं, अब दबा के ऐड करो। अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, टीवी में क्रिकेट के इवेंट्स को स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया, दिल्ली कैपिटल के मेन प्रिंसिपल स्पॉन्सर हो गए, इनकी ऑनलाइन लीड जनरेशन जो थी ऑनलाइन वो 3 गुना बढ़ने लग गई। एपीएल अपोलो का लोगो स्पोर्ट्स के इवेंट्स में दिखने लगा, न्यूज चैनल्स में दिखने लगा, शाम को दिखने लगा, सोशल मीडिया पे आने लगे। अब बड़ा स्पेंड किया, क्यों जानते हैं? मैं अब लीड कंजम्पशन कर सकता हूं। लीड जनरेशन तब तक नहीं करना जब तक कंजम्पशन करने की हिम्मत ना हो, जब तक पूरे देश के अंदर आपकी पूरा नेटवर्क ना आ जाए तब तक लीड जनरेट, क्योंकि लीड किसी और कॉम्पिटिटर ले जाएगा ना। अगर आपने लीड जनरेट कर दी, कॉम्पिटिटर आके खा जाएगा, आपका गेम ओवर। नौवा बहुत जबरदस्त स्ट्रैटेजी है, गहराई की स्ट्रैटेजी है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। यानी कि जो पैसा है उसका डिसिप्लिन रखो, जबरदस्ती कर्जा मत लो। प्लांट लगाने के लिए कर्जा कभी नहीं लूंगा। सुनिएगा जरा, संजय गुप्ता क्या कहते हैं, प्लांट लगाने के लिए 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए का कर्जा नहीं लूंगा। मैं अगर कर्जा लेना पड़ेगा तो खाली वर्किंग कैपिटल के लिए लूंगा। वर्किंग कैपिटल आती रहती है, जाती रहती है, आती रहती है, जाती रहती है, तो वो तो मैनेज हो जाएगी। लेकिन अगर नया प्लांट लगाना है तो पुराने प्रॉफिट से लगाऊंगा। अगर 50 करोड़ का फालतू प्रॉफिट है तब मैं नया प्लांट लगाऊंगा, ऐसे प्लांट नहीं लगाऊंगा। प्लॉ बैक ऑफ प्रॉफिट। लेकिन कभी कभी ये क्या सोचते थे कि भाई प्लांट ही नहीं बनाता रहूंगा, खुद ही नहीं खोलूंगा। ऐसा करता हूं, कोई कमजोर प्लांट को खरीद लेता हूं। वो है इनकी 10वीं स्ट्रैटेजी, लो कॉस्ट एक्विजिशन, टर्न अराउंड मैनेजमेंट। सस्ते सस्ते मरे हुए थके हुए प्लांट को इन्होंने देखते रहते थे, नजर देखते रहते थे। कौन मर रहा है स्टील के धंधे में, कौन बर्बाद हो रहा है स्टील ट्यूब के धंधे में, जो बर्बाद हो रहा है उसको जाकर के पकड़ लेंगे और वहां से एक्वायर करके उसको टर्न अराउंड करेंगे अपनी इंटेलिजेंस से, उससे आगे बढ़ेंगे। 2007 में उन्होंने 2.5 करोड़ के अंदर अपोलो मेटलिक्स कंपनी खरीदी। आज वो 1000 करोड़ का टर्नओवर दे रही है, यानी कि 2.5 करोड़ की कंपनी से 1000 करोड़ निकाल दिया। 2008 में दोबारा कंपनी खरीदी इन्होंने, श्री लक्ष्मी मेटल उद्योग लिमिटेड खरीदी, 10 करोड़ के अंदर खरीदी थी, आज वो 600 करोड़ का धंधा दे रही है। 2011 में लॉयड लाइन पाइप लिमिटेड खरीदी 40 करोड़ की, आज वो 1500 करोड़ का माल बेच रही है। 2019 में इन्होंने फिर टॉरस वैल्यू स्टील लिमिटेड 70 करोड़ के अंदर खरीदी और वो आने वाले समय में 1000 करोड़ का माल बेच देगी इस साल के अंदर। लक्ष्मी मित्तल भी यही करते थे, 100 का माल 10 में खरीद लो। संजय गुप्ता ने भी यही किया, मार्केट में 100 का माल किसी तरीके से 10 में खरीद लो और 10 से जब वो 50 हो जाएगा तो अपने आप प्रॉफिट आ जाएगा। इसी तरह इन्होंने पूरे देश के अंदर अपनी प्रेजेंस पहुंचाई। 10 पावरफुल स्ट्रैटेजी थी, एक एक स्ट्रैटेजी में बहुत